बेघर अश्वेत व्यक्ति को उसकी मंगेतर ने सालों तक खाना खिलाया। फिर 12 मरीन पूरी वर्दी में उसकी शादी में आए। उस बेवकूफ को यहां से निकालो, अब वह सारी तस्वीरें खराब कर देगा। शादी की समन्वयक ने चिल्लाते हुए भूरे बालों वाले अश्वेत व्यक्ति की ओर इशारा किया, जो अभी अभी चर्च में आया था। सुरुचिपूर्ण मेहमान सहज रूप से दूर चले गए। कुछ ने अपनी नाक को महंगे रूमाल से ढक लिया, अन्य ने बस अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। वह व्यक्ति प्रवेश द्वार पर स्थिर खड़ा था। उसका घिसा पिटा लेकिन साफ सुथरा सूट आयोजन स्थल की भव्यता के विपरीत था। 19 वर्षीय हेलेना कार्डारडोसो अपना घूंघट ठीक कर रही थी। तभी उसने शोरगुल सुना। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गुलदस्ता अपनी मेड ऑफ ऑनर के हाथों में थमा दिया और चर्च के साइड गलियारे से भाग गई। जब वह मुख्य हॉल में पहुंची तो उसकी नजर दरवाजे पर खड़े आदमी से मिली। वही आंखें जो उसने पिछले 5 सालों से लगभग हर दिन देखी थीं। मार्कस, उसने चिल्लाते हुए अपनी ड्रेस की ट्रेन को केंद्रीय गलियारे को पार करने के लिए उठाया। सावधानीपूर्वक नियोजित कार्यक्रम को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए विवाह समन्वयक ने उसे बीच में रोक दिया और फुसफुसाते हुए कहा, हेलेना प्रिय, ऐसा मत करो। फोटोग्राफर पहले से ही अपनी जगह पर हैं और तुम्हारे पिता तुम्हें गलियारे में ले जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वह सज्जन बाहर इंतजार कर सकते हैं। हेलेना ने धीरे से समन्वयक का हाथ दूर धकेल दिया। वह कहीं भी इंतजार नहीं करेगा लिंडसे। मार्कस मेरे खास मेहमान हैं। 3 मीटर दूर दूल्हे रिकार्डो सैंटोस ने एक शांत मुस्कान के साथ दृश्य देखा, जिसने उसकी प्रतिक्रिया को देखने वाले कुछ लोगों को भ्रमित कर दिया। वह जानता था कि मार्कस कौन था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम आए, हेलेना ने उस आदमी को गले लगाते हुए कहा, बिना अपनी रेशमी पोशाक की परवाह किए। मार्कस शर्म से मुस्कुराया। मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा। मैं वह सूट भी लाया हूं जिसे पाने में तुमने मेरी मदद की थी। 5 साल पहले हेलेना ने पाक कला स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, जब उसने शहर के केंद्र में अपना छोटा सा कैफे खोला था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह दिन की पहली ब्रेड और पेस्ट्री तैयार करती थी और हर दिन सुबह 5:30 बजे वह पूरा खाना और एक गर्म कप कॉफी अलग रख देती थी। पहली बार उसने मार्कस को कैफे के पास शामियाने के नीचे देखा था, जो बारिश से खुद को बचाने के लिए सिकुड़ा हुआ था। बिना किसी उपद्रव के उसने बस उसके बगल में भोजन का पैकेट और कॉफी रख दी और काम पर वापस चली गई। अगले दिन भी वह वहीं था और अगले दिन भी। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उसने 2 हफ्ते बाद कहा, जब उसने आखिरकार बोलने की हिम्मत जुटाई। मुझे पता है, हेलेना ने सरलता से जवाब दिया, लेकिन मैं करना चाहती हूं। समय के साथ संक्षिप्त सिर हिलाना छोटी बातचीत में बदल गया। मार्कस ने कभी भी उसके द्वारा दी गई पेशकश के अलावा कुछ नहीं मांगा। वह बस दिखाई दिया, उसी स्थान पर शांत गरिमा के साथ बैठा जिसकी हेलेना प्रशंसा करती थी। उसके कर्मचारी समझ नहीं पाए। एक बार रसोइये ने कहा, तुम बेकार के लोगों पर अच्छा खाना बर्बाद कर रहे हो। हेलेना ने उसे सख्ती से देखा। अगर मैं फिर से ऐसा सुनूंगी तो तुम दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हो। जब कैफे की लोकप्रियता बढ़ने लगी और ग्राहक बढ़ने लगे, तो भिखारी के बारे में शिकायतें आने लगीं, जो ग्राहकों को भगा रहा था। हेलेना ने जगह बढ़ाकर जवाब दिया, लेकिन अपनी सुबह की रस्म को बरकरार रखा। अब उसकी शादी में जब मेहमान फुसफुसा रहे थे और हेलेना की मां उसे भयभीत होकर देख रही थी, तो कुछ और भी असाधारण हुआ। चर्च के बाहर अचानक से गाड़ियों के रुकने की आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लॉबी में एक साथ कदमों की आवाज गूंजी और फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए त्रुटिहीन मरीन वर्दी में 12 लोग एकदम सही ढंग से प्रवेश कर गए। नेता, जिसके कंधे पर 3 सितारे थे, हेलेना और मार्कस के पास गया। उसने औपचारिक सलामी दी, जिससे पूरा चर्च तुरंत शांत हो गया। सार्जेंट मार्कस वॉशिंगटन, उसने शक्तिशाली आवाज में कहा, पहला मरीन डिवीजन युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए सिल्वर स्टार से सम्मानित। आखिरकार आपसे मिलना सम्मान की बात है सर। कुछ मिनट पहले जो मेहमान दूर देख रहे थे, अब खुले मुंह से देख रहे थे। वही लोग जो भिखारी और बेकार फुसफुसा रहे थे, अब 12 कुलीन मरीन को एक ऐसे व्यक्ति को अपना सम्मान देते हुए देख रहे थे, जिसे उन्होंने केवल उसकी शक्ल से आंका था। कोई नहीं जानता था कि मार्कस शहर की सड़कों पर अपनी कुछ चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ लेकर चल रहा था।
वह एक वीरतापूर्ण अतीत का बोझ भी ढो रहा था जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ सकते थे, और अदृश्य निशान जिसने उसे उस समाज की छाया में धकेल दिया था जिसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। अगर आप मानते हैं कि दयालुता कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि कौन इसका हकदार है, तो साइन अप करें और जानें कि कैसे हेलेना के रोजाना के हाव भाव ने न केवल मार्कस के जीवन को बदल दिया, बल्कि एक ऐसा सच भी उजागर किया जिसे उस चर्च में कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। जैसे ही लेफ्टिनेंट ने सम्मान गार्ड की उपस्थिति की घोषणा समाप्त की, चर्च में फैली हुई बड़बड़ाहट ने उन लोगों की बेचैनी को उजागर कर दिया जिन्होंने कुछ मिनट पहले मार्कस को उसकी शक्ल से पहचाना था। अब उसी व्यक्ति का सैन्य सम्मान के साथ स्वागत किया जा रहा था जिसे भिखारी कहा गया था। हेलेना अभी भी मार्कस का हाथ पकड़े हुए लेफ्टिनेंट की ओर देख रही थी। आपको शादी के बारे में कैसे पता चला, मैडम? आपके मंगेतर ने हमसे 3 महीने पहले संपर्क किया था, अधिकारी ने जवाब दिया। सार्जेंट वॉशिंगटन के साथ काम करने वाले सभी लोगों को इकट्ठा करने में इतना समय लग गया। हेलेना की नजरें रिकार्डो पर पड़ी, जो अब शांति से गलियारे से नीचे जा रहा था। उसके मंगेतर ने इस रहस्य को इतने समय तक छिपाए रखा था। तुम्हें पता था? उसने फुसफुसाते हुए कहा जब रिकार्डो उसके पास आया। बिल्कुल नहीं, रिकार्डो ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन मुझे उसी क्षण से इसका संदेह था जब तुमने मुझे उसके बारे में बताया था। मुद्रा, अनुशासन, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ चीजें मरीन कभी नहीं खोते। रिकार्डो, जो एक भूतपूर्व मरीन भी था, ने उन संकेतों को देखा था जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर देते थे। घिसा पिटा रूप या फटे पुराने कपड़े नहीं, बल्कि वह अडिग गरिमा जिसके साथ मार्कस ने अपनी स्थिति का सामना किया, मरीन कॉर्प्स के डॉक्टर के रूप में। रिकार्डो ने आघात के उन संकेतों को पहचाना जो युद्ध से लौटने पर बहुत से लोगों को अपने साथ लेकर आते हैं। 2 साल पहले जब हेलेना ने रिकार्डो को अपनी सुबह की रस्म के बारे में बताया, तो उसने उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं की जिससे वह डरती थी। इसके बजाय उसने मार्कस को दूर से ही ध्यान से देखना शुरू कर दिया, उसकी मुद्रा और सावधानीपूर्वक नियंत्रित हरकतों में सैन्य प्रशिक्षण के सूक्ष्म संकेतों को पहचानते हुए। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम मरीन थे? हेलेना ने मार्कस से पूछा, जब समारोह को कुछ समय के लिए फिर से आयोजित किया जा रहा था। मार्कस ने अपनी आंखें नीची कर लीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ उस वर्दी के कारण अलग व्यवहार किया जाए जिसे मैं अब नहीं पहनता। मैं जानना चाहता था कि वास्तव में उस व्यक्ति की परवाह कौन करता है, न कि उसकी उपाधि की। हेलेना का कैफे उन दिनों में उसका शांत आश्रय बन गया था, जब बुरे सपने उसे सबसे ज्यादा सताते थे, जब फालूजा की यादें और उसके खोए हुए साथियों के चेहरे उसे परेशान करते थे, तो वह जानता था कि उसके लिए गर्म कॉफी और एक सच्ची मुस्कान इंतजार कर रही होगी। आपकी कॉफी 5 सालों में पहली चीज थी जो मुझे दया या दायित्व के कारण नहीं मिली, मार्कस ने कहा। यह बिना किसी सवाल या उम्मीद के दी गई थी। आपको पता नहीं है कि जब आप खुद को अदृश्य महसूस करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? लेफ्टिनेंट ने सम्मानपूर्वक अपना गला साफ किया। मैडम, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम सार्जेंट वॉशिंगटन से कैसे मिले। हेलेना ने सिर हिलाया, जबकि मेहमान, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने मार्कस को हटाने के लिए कहा था, अब ध्यान से सुन रहे थे। लेफ्टिनेंट ने कहा, 2011 में फालूजा में एक मिशन के दौरान हमारी टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया गया था। जब हम भारी गोलीबारी में थे तो सार्जेंट वॉशिंगटन ने न केवल हम में से 6 लोगों को बचाया, बल्कि वे घायलों को बचाने के लिए 3 बार वापस गए। उन्होंने कुछ देर रुककर कहा, उन्हें सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड में यह नहीं दिखाया गया है कि उन्हें गंभीर चोटें लगी थीं जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। हेलेना की मां, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस दृश्य को नापसंदगी के साथ देखा था, अब उनकी आंखों में आंसू थे। वह अपने पिछले निर्णय पर शर्मिंदा होकर झिझकते हुए उनके पास पहुंची। लेफ्टिनेंट ने आगे कहा, हम सालों से सार्जेंट वॉशिंगटन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सर्जरी के बाद वे बस गायब हो गए। उन्होंने अपनी सैन्य पेंशन लेने से इनकार कर दिया और इलाज छोड़ दिया। हम में से कुछ लोगों को संदेह था कि वे पीटीएसडी से जूझ रहे होंगे, लेकिन हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए। हेलेना और अब रिकार्डो के अलावा किसी को नहीं पता था
कि मार्कस के पास एक और भी दर्दनाक रहस्य था। एक ऐसा रहस्य जो बताता था कि उसने सैन्य लाभों के बजाय सड़कों को क्यों चुना था, जिसके वह हकदार थे। हेलेना ने मार्कस के साथ अपनी पहली मुलाकात के लगभग 1 साल बाद संयोग से सच्चाई का पता लगाया था। एक विशेष रूप से ठंडी सुबह उसने जोर देकर कहा था कि वह पहले ग्राहकों के आने से पहले वार्म अप करने के लिए कैफे में आए। तभी उसने उसके हाथों पर निशान देखे, सर्जिकल निशान जो युद्ध का नतीजा नहीं थे। कमजोरी के एक दुर्लभ क्षण में मार्कस ने अपनी सबसे बड़ी पीड़ा को उजागर किया था। मैंने उन्हें निराश किया, उसने कबूल किया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जब वे नहीं बचे तो मैं बच गया। उस सैन्य धन का हर पैसा उनके खून से मेरे हाथों को रंगता है। हेलेना ने मार्कस को कभी भी यह बताने के लिए मजबूर नहीं किया कि वे कौन थे, उसके अदृश्य घावों का सम्मान करते हुए। लेकिन उस पल उसने केवल भोजन देने से ज्यादा कुछ करने का फैसला किया था। चर्च में कोई भी नहीं जानता था, हाल ही में रिकार्डो भी नहीं, कि पिछले 3 सालों से हेलेना दिग्गजों के अधिकारों में विशेषज्ञता रखने वाले एक वकील की मदद से पर्दे के पीछे चुपचाप काम कर रही थी। उसने मार्कस के सैन्य रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की थी और उसके पुरस्कार और उस घटना के बारे में पूरी सच्चाई को उजागर किया था जिसने उसे परेशान किया था। उसने साथ ही प्लाटून सदस्यों का पता लगाया, रिपोर्ट संकलित की और प्रशंसा पत्रों का दस्तावेजीकरण किया। ये सब मार्कस पर कभी भी उससे ज्यादा कहने के लिए दबाव डाले बिना जो वह कहने के लिए तैयार था। मिस्टर वॉशिंगटन, लेफ्टिनेंट ने कहा, हम न केवल आपकी उपस्थिति का सम्मान करने आए हैं, बल्कि एक गलती को सुधारने आए हैं जो 1 दशक से भी ज्यादा समय से चली आ रही है। मरीन में से एक ने एक पॉलिश लकड़ी का बक्सा उठाया जिसके ढक्कन पर मरीन कॉर्प्स का प्रतीक उकेरा हुआ था। हेलेना ने महसूस किया कि मार्कस का हाथ उसके हाथ में कस गया है, जो अब थोड़ा कांप रहा था। उस बक्से में जो कुछ था वह एक साधारण सैन्य सम्मान से कहीं ज्यादा था। ये एक सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता था जो आखिरकार मार्कस को उस छाया से मुक्त कर सकता था जहां वह इतने लंबे समय से छिपा हुआ था। विवाह समन्वयक अब घटनाओं के इस मोड़ से पूरी तरह से भ्रमित था। उसने समारोह को फिर से आयोजित करने की कोशिश की, लेकिन चर्च में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सभी की निगाहें उस व्यक्ति पर टिकी थीं जिसे कुछ क्षण पहले उन्होंने वहां आने के योग्य नहीं समझा था। वरिष्ठ अधिकारी ने बॉक्स को खोलने का संकेत दिया जिसमें चर्च की रोशनी में चमकता हुआ एक पदक दिखाई दिया, लेकिन यह वह सिल्वर स्टार नहीं था जिसे मार्कस पहले ही प्राप्त कर चुका था। यह कुछ अधिक दुर्लभ था जो केवल सबसे बहादुर लोगों को दिया जाता था। जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी हेलेना द्वारा उजागर की गई सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार हुआ, उसके और मार्कस के बीच समझ की एक झलक उभरी, एक ऐसी नजर जो शब्दों से ज्यादा कह सकती थी। उस नजर के पीछे यह वादा था कि कभी कभी सच्ची चिकित्सा तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति केवल सतह पर मौजूद चीजों को देखने से इनकार करता है। मरीन एकदम सही तरीके से खड़े थे, एक साधारण श्रद्धांजलि से कहीं ज्यादा की तैयारी कर रहे थे। यह एक ऐसा रहस्योद्घाटन होगा जो न केवल मार्कस के जीवन को बदल देगा, बल्कि मौजूद हर किसी की मूल्य, बलिदान और दिखावे से परे देखने के सच्चे अर्थ की धारणा को बदल देगा। लेफ्टिनेंट ने पॉलिश की हुई लकड़ी का बक्सा खोला जिसमें नेवी क्रॉस था, जो युद्ध में वीरता के लिए दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसे केवल असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिया जाता है। सार्जेंट मार्कस वॉशिंगटन, उन्होंने एक ऐसी आवाज में घोषणा की जो शांत चर्च में गूंज उठी। व्यापक समीक्षा के बाद मरीन कॉर्प्स 12 मार्च 2011 को फालूजा में आपके कार्यों के रिकॉर्ड को मान्यता देता है और उसे सही करता है। मार्कस का चेहरा भावनाओं से विकृत हो गया क्योंकि वह उस तारीख के वजन को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह दिन जो उसके शरीर पर एक अदृश्य निशान की तरह था, जो किसी भी शारीरिक घाव से अधिक दर्दनाक था। साक्ष्यों से पता चलता है कि दुश्मन की गोलीबारी में 6 मरीन को बचाने के बाद सार्जेंट वॉशिंगटन अकेले ही एक निश्चित मौत के क्षेत्र में वापस लौटे और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल साथियों को बचाया, जिनमें तत्कालीन लेफ्टिनेंट जेम्स मिलर भी शामिल थे। मरीन में से एक आगे बढ़ा जिसके चेहरे पर निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं जेम्स मिलर हूं, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर लेकिन भावुक थी। मुझे उस दिन मरने के लिए छोड़ दिया गया था, मिलर ने आगे कहा।
मेडिक ने कहा कि मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे निकाला जा सकता था। मार्कस ने उस आदमी को ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। मिलर, मुझे बताया गया था कि तुम परिवहन से नहीं बच पाए। मैं तुम्हारी बदौलत बच गया, मिलर ने जवाब दिया। और मैं अकेला नहीं था, लेफ्टिनेंट ने आगे कहा। तीसरे बचाव के दौरान वाहन पर एक विस्फोटक से हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने अपने शरीर से घायलों की रक्षा की, जिससे उसके शरीर का 40% हिस्सा 3rd डिग्री जल गया। हेलेना ने मार्कस के हाथ को और कसकर पकड़ लिया, अपनी उंगलियों के नीचे निशान महसूस करते हुए। निशान जो उसने पहले दिन से ही देखे थे लेकिन कभी उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि आधिकारिक रिपोर्ट में उन्हें छोड़ दिया गया था। अधिकारी ने आगे कहा, बचाए गए लोगों में 2 स्थानीय नागरिक थे, एक महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी। नागरिक जिन्हें उस समय की नीति के अनुसार सैन्य संसाधनों के साथ नहीं निकाला जाना चाहिए था। उन अनधिकृत लोगों की जान बचाने के लिए सार्जेंट वॉशिंगटन को कोर्ट मार्शल की संभावना का सामना करना पड़ा। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप मेडिकल डिस्चार्ज और पूर्ण लाभ से इनकार करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने उन सहयोगियों से समझौता करने के बजाय गायब होना चुना, जिन्होंने उनकी मदद की थी। मध्य पूर्वी विशेषताओं वाली एक युवा महिला आगे बढ़ी और उसकी आंखों में ऐसी कहानियां छिपी हुई थीं जिन्हें बताना बहुत मुश्किल था। मेरा नाम अमामीरा है, उसने एकदम सही अंग्रेजी में कहा। मैं 8 साल की थी जब एक अमेरिकी मरीन ने मुझे घायल होने के बाद भी आग के बीच से निकाला था। मेरी मां बच नहीं पाई, लेकिन सार्जेंट वॉशिंगटन की बदौलत मैं बच गई। वह मार्कस के पास गई, जो पूरी तरह से स्तब्ध था। जब मुझे एक अमेरिकी परिवार ने गोद लिया, तो मैंने उस आदमी को खोजने की कोशिश में सालों बिता दिए जिसने मुझे बचाया था। मुझे बस उसकी दयालु आंखें और उसका वादा याद था, तुम एक लंबा और शानदार जीवन जियोगे छोटी सी। यह एक वादा है, हेलेना के जरिए मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। अमामीरा ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मैंने कभी हार नहीं मानी। 3 साल की खोज, सैकड़ों ईमेल, दर्जनों याचिकाएं। मैंने अपने गोद लेने के रिकॉर्ड ढूंढे, उन्हें फालुजा में मिशन से जोड़ा और वहां मौजूद मरीन को ढूंढना शुरू किया। जिन मेहमानों ने पहले मार्कस को हटाने की मांग की थी, अब वे पूरी तरह से खामोश होकर देख रहे थे। कई लोगों के चेहरे पर स्पष्ट शर्म के भाव थे। लेफ्टिनेंट ने निष्कर्ष निकाला, हेलेना ने न केवल उस मिशन के बचे हुए लोगों को ढूंढा और उनकी गवाही दर्ज की, बल्कि उसने उस सैन्य डॉक्टर को भी ढूंढ निकाला जिसने शुरू में सार्जेंट वॉशिंगटन का इलाज किया था। उसके रिकॉर्ड ने पुष्टि की कि उसने ऐसी चोटों के बाद भी दूसरों को बचाना जारी रखा जो ज्यादातर लोगों को अक्षम कर देती। रिकार्डो अपनी मंगेतर के पास गया। जब तुमने मुझे मार्कस के बारे में बताया तो मुझे कुछ संदेह होने लगा। एक सैन्य चिकित्सक के रूप में मैंने गंभीर पीटीएसडी के लक्षण और युद्ध के दौरान चलने के निशान पहचाने, लेकिन तुम इससे भी आगे निकल गई। तुमने उसे वास्तव में देखा जब बाकी सभी लोग उसे देख रहे थे। शादी की समन्वयक, जो मार्कस को हटाने के लिए बहुत उत्सुक थी, अब खुलकर रो रही थी। मुझे नहीं पता था, उसने फुसफुसाया। मुझे कैसे पता चल सकता था? यही बात है, हेलेना ने धीरे से जवाब दिया। हम कभी भी किसी की पूरी कहानी सिर्फ उसके वर्तमान रूप को देखकर नहीं जान सकते। मार्कस ने आखिरकार बात की। हर शब्द के साथ उसकी आवाज में ताकत आ रही थी। मैंने सड़कों पर जाने का फैसला अपनी चोटों के कारण नहीं किया, हालांकि वे विनाशकारी थीं। मैंने गायब होना चुना क्योंकि मैं कुछ लोगों को बचाने के लिए हीरो कहलाना स्वीकार नहीं कर सकता था, जबकि मैं सभी को नहीं बचा सकता था। उसने अमामीरा को देखा। सालों तक मैं उसकी मां के लिए, अपने साथियों के लिए अपराध बोध से ग्रस्त रहा, जिन्हें मैं बचा नहीं सका। मुझे लगता था कि मैं किसी भी चीज का हकदार नहीं हूं, कोई पहचान नहीं, कोई सांत्वना नहीं, यहां तक कि समाज द्वारा दी जाने वाली बुनियादी सुविधाएं भी नहीं। वरिष्ठ अधिकारी ने इशारा किया और एक अन्य मरीन आधिकारिक दस्तावेज लेकर आया। आज से आपका रिकॉर्ड साफ और सही है। आपके सभी लाभ पूर्वव्यापी रूप से बहाल कर दिए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकों को बचाने के लिए आपने जिस आदेश की अवहेलना की थी, उसे आधिकारिक तौर पर ऐसे आदेश के रूप में मान्यता दी गई है जो कभी अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। मार्कस ने हेलेना की ओर देखा।
उसकी आंखें अब न केवल आंसुओं से चमक रही थीं, बल्कि उस चीज से भी चमक रही थीं जिसे उसने बहुत पहले खो दिया था, पुनः प्राप्त सम्मान। तुमने मेरे लिए यह सब क्यों किया? इतने सालों तक यह सब काम किया? हेलेना मुस्कुराई। क्योंकि जिस दिन मैंने तुम्हें वह पहला कप कॉफी दिया, तुमने मेरी आंखों में सीधे देखकर मुझे धन्यवाद दिया। किसी दान लेने वाले व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह जो दूसरे इंसान को पहचानता है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि तुम उन परिस्थितियों से कहीं बढ़कर हो जिनकी वजह से तुम उस बेंच पर पहुंचे। जैसे ही मरीन ने अपनी जगह बदली, मेहमान, वही लोग जिन्होंने अपनी नाक सिकोड़ी थी और गालियां फुसफुसा रहे थे, एक सहज ताली बजाने लगे। वर्दी या पदक के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए जिसने, जब समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया, तब भी अपनी मौलिक मानवता नहीं खोई। उसके आसपास के चेहरों में परिवर्तन लगभग स्पष्ट था। तिरस्कार और पूर्वाग्रह से प्रशंसा और गहरे सम्मान तक। शायद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अदृश्य था। एक ऐसे व्यक्ति की आंतरिक यात्रा जो अंततः यह मानने लगा था कि शायद, बस शायद, वह सम्मान के योग्य मनुष्य के रूप में देखे जाने का हकदार है। विवाह समारोह के बाद, जो एक सैन्य सम्मान समारोह में बदल गया, मार्कस वॉशिंगटन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। न केवल उनके लाभों की आधिकारिक बहाली और उनकी वीरता की विलंबित मान्यता के कारण, बल्कि इससे कहीं अधिक गहरी बात के कारण, उनकी पहचान और गरिमा की बहाली। 6 महीने बाद मार्कस अब सड़कों पर नहीं रह रहा था। हेलेना और रिकार्डो की मदद से उसने आखिरकार वह चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपचार स्वीकार कर लिया जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। उसके चलने के शारीरिक निशानों को आधुनिक उपचार मिलना शुरू हो गया, जो सालों पहले उसके गायब होने के समय उपलब्ध नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पीटीएसडी, जिसने अन्य लोगों के बीच रहने की उसकी क्षमता को नष्ट कर दिया था, उसका आखिरकार ठीक से इलाज हो रहा था। मार्कस ने अपने पहले सार्वजनिक साक्षात्कार के दौरान बताया कि यह कभी भी पैसे या लाभ के बारे में नहीं था। यह साक्षात्कार केवल एक छोटे से सामुदायिक स्टेशन को दिया गया था। यह इस बात पर विश्वास करने के बारे में था कि जब इतने सारे अन्य लोगों को मौका नहीं मिला तो मैं मदद के लायक नहीं था। इसके विपरीत, जिस विवाह समन्वयक ने मार्कस को चर्च से बाहर निकालने की कोशिश की थी, उसने बार बार हेलेना से माफी मांगने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, फूल कार्ड भेजे और यहां तक कि मुफ्त में चैरिटी कार्यक्रमों का समन्वय करने का प्रस्ताव भी दिया। अपनी अंतरात्मा को शांत करने के उसके प्रयासों का जवाब विनम्र चुप्पी से मिला। पूछे जाने पर हेलेना ने बताया, हमें अपराध बोध की भावनाओं को शांत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम वास्तविक बदलाव में रुचि रखते हैं। असली बदलाव वॉशिंगटन प्रोजेक्ट के रूप में आया, जो हेलेना और रिकार्डो द्वारा शादी में आए मरीन की मदद से शुरू की गई पहल थी। मिशन दोहरा था, बेघर दिग्गजों की पहचान करना और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों से जोड़ना, और पेशेवरों और आम नागरिकों को सैन्य आघात के संकेतों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करना। मार्कस ने परियोजना के पहले क्लिनिक के शिलान्यास समारोह के दौरान बताया, मैंने जो पूर्वाग्रह अनुभव किया वह सिर्फ मेरे रंग या मेरे आवाज की स्थिति के बारे में नहीं था। ये हमारी सामूहिक अक्षमता के बारे में था, जो हमारी पहली धारणा से परे पूरे व्यक्ति को देखने में असमर्थता थी। अमा मीरा, वह इराकी लड़की जिसे मार्कस ने बचाया था और जो अब मेडिकल की छात्रा है, स्वयंसेवक के रूप में टीम में शामिल हो गई। जब सार्जेंट वॉशिंगटन ने मुझे उस जलती हुई इमारत से बाहर निकाला, तो उन्होंने किसी विदेशी दुश्मन या बोझ को नहीं देखा। उन्होंने एक बच्चे को देखा जो जीने का हकदार था। मैं बस इसे आगे बढ़ा रहा हूं। विडंबना यह है कि शादी में आए कुछ मेहमान जो मार्कस के प्रति सबसे ज्यादा शत्रुतापूर्ण थे, वे इस मुद्दे के सबसे प्रबल समर्थक बन गए। मुझे लगा कि मैं एक अच्छी इंसान हूं। हेलेना की एक चाची ने एक चैरिटी कार्यक्रम में कबूल किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी जल्दी किसी के बारे में सिर्फ दिखावे के आधार पर राय बना ली थी। यह ऐसा था जैसे मैं अपने चरित्र को एक क्रूर आईने में देख रही हूं। शादी के 1 साल बाद हेलेना के कैफे का विस्तार हो गया था और इसमें दिग्गजों के लिए नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल था। मार्कस अब एक वक्ता के रूप में अपना आत्मविश्वास वापस पा रहा था। अक्सर स्कूलों और व्यवसायों में अपनी कहानी साझा करता था,
एक दुखद कहानी के रूप में नहीं, बल्कि सतही लेबल के नीचे छिपी मानवीय जटिलता की एक शक्तिशाली याद दिलाने के रूप में। जब आप सड़क पर लोगों के पास से गुजरते हैं, वह हमेशा अपने भाषणों का समापन करते हुए कहते थे, याद रखें कि आप किसी बेघर व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो अक्सर अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण इस समय अपना घर नहीं बना पाया है। लेफ्टिनेंट मिलर, वह व्यक्ति जिसके बारे में मार्कस का मानना था कि वह फालूजा में उस दिन मर गया था, इन बातचीत में उसका निरंतर साथी बन गया। मिलर ने बताया, मैंने कई सालों तक जीवित रहने का अपराध बोध ढोया, ठीक उसी तरह जैसे मार्कस ने सभी को न बचा पाने का अपराध बोध ढोया। हम दोनों को एक ही सबक सीखने की जरूरत थी। जीवित रहना ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमें दोषी महसूस करना चाहिए। हेलेना की मां, जिन्होंने शुरू में चर्च में मार्कस की उपस्थिति पर भय से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, अब वॉशिंगटन प्रोजेक्ट के निदेशक मंडल में सेवारत हैं। उनका परिवर्तन शायद सबसे गहरा था। मैं एक अलग युग में बड़ी हुई थी जिसमें पूर्वाग्रह थे जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने एक पारिवारिक रात्रिभोज के दौरान स्वीकार किया, एक ऐसे व्यक्ति के सम्मान और गरिमा को देखकर जिसके बारे में मैंने इतनी जल्दी निर्णय लिया था। मैंने अपनी हर धारणा पर सवाल उठाया। जहां तक उस कैफे की बात है जहां से यह सब शुरू हुआ था, वह अब भी खुला है और उसके प्रवेश द्वार के पास एक छोटी सी सोने की पट्टिका लगी हुई है। हर कप एक कहानी बयां करता है। हर व्यक्ति को देखा जाना चाहिए। हेलेना और रिकार्डो ने पारंपरिक हनीमून नहीं मनाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने पैसे का इस्तेमाल कैफे के बगल में एक छोटी सी इमारत खरीदने के लिए किया, जिसे वॉशिंगटन प्रोजेक्ट के पहले सामुदायिक केंद्र में बदल दिया गया। प्रवेश द्वार पर एक सरल उद्धरण उत्कीर्ण है, दयालुता तब दान नहीं होती जब वह प्रत्येक व्यक्ति में मानवता को पहचानती है। शायद मार्कस के पूर्ण परिवर्तन का सबसे स्पष्ट संकेत शादी के 2 साल बाद हेलेना और रिकार्डो की बेटी के नामकरण के लिए फिर से अपनी वर्दी पहनने का उनका फैसला था, जिसका नाम अमामीरा रखा गया था, जिसे उन्होंने कई साल पहले बचाए गए बच्चे के सम्मान में रखा था। जब मार्कस, जो अब स्वस्थ था और हमेशा की तरह सैन्य मुद्रा में खड़ा था, ने छोटी अमीरा को अपनी बाहों में लिया, तो चक्र पूरा हो गया। सड़कों पर एक अदृश्य व्यक्ति से एक सम्मानित और प्रिय गॉडफादर तक।